अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर विजुअल प्रोग्रामिंग यानी कि सी शार्प के ट्यूटोरियल्स। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आज से जो हमारी जो ट्यूटोरियल सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है अपनी CS 411 यानी कि विजुअल प्रोग्रामिंग जो है उसको पास कर सकते हैं। मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हमें CS 411 जो है वो पास करवा दें। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेक्चर बनाए जाए, ताकि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं चैनल के ऊपर, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। प्रीवियसली मैंने आप लोगों के लिए एक CS 411 की असाइनमेंट बनाई है, उसके ऊपर जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मूवमेंट के ऊपर जब काफ़ी कम दिन रह जाते हैं, तो बहुत कम जो स्टूडेंट होते हैं वही बच्चे होते हैं असाइनमेंट बनाने वाले, और जब उन्होंने कमेंट किया कि सर हमारे बहुत ज़्यादा कांसेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं आपकी वीडियो को देख के। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाऊँ। क्योंकि मोस्टली जो CS 411 है इसको मैथ्स वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें ना सिर्फ CS वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है, बल्कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को, ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर हम बुक को कम टच करेंगे और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर करेंगे। कुछ नोट्स जो है मैं आपको साथ में प्रोवाइड करूँगा, जिनको रीड करके आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग पे ग्रिप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती, तो आज से इंशाल्लाह आप इस काबिल बन जाएँगे कि आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर पाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे आज का लेक्चर। यहाँ पे मैंने CS 411 यानी कि विजुअल प्रोग्रामिंग ओपन की हुई है। जैसे मैं इसकी तरफ नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे इन्होंने चैप्टर वाइज़ हमें सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो चैप्टर 1 के अंदर वो उन्होंने हमें स्टार्टिंग से ही प्रोग्राम स्टार्ट करवा दिया है। तो बेटा जब तक आपको कोई सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तब तक आप यहाँ पे मूव ऑन नहीं कर सकते। देखें सीधी-सी बात है, जब तक बच्चे को एबीसी नहीं सिखाई जाती वो आगे मूव ऑन नहीं कर सकता, उसको वर्ड बनाना नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर बात करते हैं तो जब तक आपको कोई बेसिक प्रोग्रामिंग की इन्फो नहीं होगी, आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसलिए हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि चाहे आप वीयू के स्टूडेंट हैं, चाहे आप वीयू के स्टूडेंट नहीं हैं, सिर्फ सी शार्प सीखना है तो फिर भी आपके लिए ये जो ट्यूटोरियल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊँगा कि सी शार्प बेसिकली क्या चीज़ होती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दूँ इसके लिए। तो चलते हैं गूगल के ऊपर। अब गूगल के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीएस, यहाँ पे लिख लें विजुअल स्टूडियो 2012 गूगल ड्राइव 568 MB। जैसे ही आप यहाँ पे ये चीज़ लिख के सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ पे पहला ही लिंक आ जाएगा और साथ में एक्सप्रेस कीज़ यहाँ पे गिवन की गई हैं। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का कह लें कि इंटरफेस आएगा और यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेनी है, डाउनलोड एनीवे के ऊपर क्लिक करके। अभी मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, आपने इसको डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा मतलब समझा दूँ कि मैंने आपको यही विजुअल स्टूडियो क्यों करवाया। वैसे भी तो विजुअल स्टूडियो लेटेस्ट भी आप इंस्टॉल कर सकते थे 2022, 2021, 2020, ठीक है? लेकिन मैं उसकी तरफ आपको मूव ऑन इसलिए नहीं करवाऊँगा क्योंकि वो थोड़े से हेवी सॉफ्टवेयर होते हैं। बहुत कम कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत कम लैपटॉप्स होते हैं जिनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो इनको रन करवा पाएँ। बट ये जो सॉफ्टवेयर है 2012 वाला, ये VS एक्सप्रेस भी इसे बोला जाता है और ये इतना तो कह लें कि लो कैपेसिटी का है कि आप इसको किसी भी पीसी और लैपटॉप के ऊपर रन कर सकते हैं स्मूथली। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी हम थोड़ी-सी बात करते हैं प्रोग्रामिंग की कि प्रोग्रामिंग होता क्या है? देखिए सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग होता क्या है वो समझ लें। प्रोग्रामिंग बेसिकली कुछ भी नहीं होता, जैसे एक लैंग्वेजेज़ होती हैं जिसको आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, सराइकी इस तरह की ज़ुबानें, राइट? अब कंप्यूटर जो है वो तो नहीं बोल सकता ना उर्दू, ना इंग्लिश, ना पंजाबी, ना सिंधी, ना सराइकी। तो कंप्यूटर की तो कुछ अलग लैंग्वेजेज़ हैं और उन लैंग्वेज में से सिर्फ एक लैंग्वेज का नाम है सर विजुअल प्रोग्रामिंग, जिसे आप सी शार्प पढ़ते हैं। ठीक है? अब ये सी शार्प क्या है? सी शार्प के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले आपको थोड़ा-सा टच मिल गया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है? प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ हम बहुत ज़्यादा अलग-अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं, जिसमें एप्लीकेशंस आ जाती हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं और भी काफ़ी काम जो है हम क्रिएट करते हैं, लाइक फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बना के रखे हैं ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से टच दे सकूँ कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बुक के मूव ऑन करूँगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला और ना आप भी यहाँ पे कर पाएँगे। ठीक है? यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सी शार्प प्रोग्रामिंग। सी शार्प प्रोग्रामिंग बेसिकली किसने बनाई है? सी शार्प को बेसिकली बनाने वाले जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिल्कुल उसी कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही सी शार्प को इंट्रोड्यूस किया है और इसको यहाँ पे इस तरह भी लिखा जाता है सी शार्प
और इसको इस तरह भी लिखा जाता है। कुछ लोग इसको इस तरह लिखते हैं सी शार्प और कुछ लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों की अपनी मर्जी, चाहे आप इसको इस तरह लिख लें, चाहे आप इसको इस तरह लिख लें, यानी कि ये दोनों का सेम ही मतलब है और इसको हम विजुअल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, कहता है जी सी शार्प इज डिजाइन्ड टू बी सिंपल, मॉडर्न, general purpose object oriented programming language borrowing key concept from several other languages, most notable Java। यहाँ पे क्या बात कर रहा है जरा वो समझ लें। देखें, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पे ये थ्योरी थोड़ी सी आपके हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट आपने जस्ट इनको इस तरह समझना है कि मुझे एक बार इसको बस पढ़ना है। अगर तो होगी तो ठीक है, ना होगी तो आप वक्त के साथ साथ जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, प्रोग्रामिंग हम लोग सीखेंगे तो साथ साथ हमारे जहन में आ जाएगी कि हमें कोई इतना इशू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जरा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये है क्या। सी शार्प जो है बेसिकली इसको बनाया गया था बहुत सिंपल अंदाज के अंदर, यानी कि उसने पहली बात की कि सी शार्प इज डिजाइन टू बी सिंपल। ये बहुत सिंपल डिजाइन की गई है, मतलब इसके जो लॉजिक्स हैं वो बेटा बहुत ज्यादा सिंपल हैं। अगर आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो बेटा आपको बहुत हद तक इसकी हावना हो जाएगी जब आप इसको करेंगे तो। ठीक है, मॉडर्न का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी भी आपकी अब मॉडर्न, जाहिर सी बात है, देखें वक्त अपडेट होता है, वक्त के साथ साथ हमें नई चीजें जो अपडेट करनी पड़ती हैं, नए नए सॉफ्टवेयर लाने पड़ते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती है ये लैंग्वेज सी शार्प। ठीक है, जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि जितने भी पर्पस है जो आजकल के वो सारे के सारे ये पूरे कर रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपकी सी शार्प इसी तरह की लैंग्वेज है, लेकिन वो थोड़ी सी डिपेंडेंट लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज के साथ काम करती है। सो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वैसे तो एक अलग लैंग्वेज है जो कि क्लास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है, बट आप उसको सी शार्प के साथ एज अ कंबाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये बोरिंग की का भी यही मतलब होता है कि आप 2-4 लैंग्वेजेस को मिला के सी शार्प के अंदर भी एज़ अ कंबाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मोस्ट नोटेबल जावा, यानी कि वो कहता है कि जावा जो है ये इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ़ेमिलियर है। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो तकरीबन 80% मैं कहता हूँ जो हिस्सा है ना, मेन जो चीज़ें होती हैं 80% वो हर लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज के साथ सेम होती हैं, बट जावा जो है वो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। क्योंकि जावा और ये जो सी शार्प है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सी शार्प के अंदर ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ना जो जावा के अंदर है, सी शार्प के अंदर नहीं है। तो दोनों अपनी-अपनी जगह पे परफेक्ट हैं। ठीक है? तो सी शार्प को डेवलप करने वाले थे एंडर्स। उन्होंने एंडरसन जो है और उनकी जो टीम थी हेजल्सबर्ग, उन्होंने जो है इसको डेवलप किया था जब वो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है बना रहे थे, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को बनाते हुए उन्होंने साथ में बेसिकली डेवलप किया था सी शार्प को। सी शार्प इज अ पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, यानी कि जो सी शार्प है ये बेसिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं। अब ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के मतलब आपको ये भी टच दे दूं, क्योंकि आप जब भी सी शार्प सुनेंगे आपकी हमेशा ज़हन में एक बात डाली जाएगी कि बेटा ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर काम करती है। अब डॉट नेट क्या होता है, आपने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजों को, बिल्कुल इजी रखना है। डॉट नेट क्या है? डॉट नेट जस्ट इस तरह समझ लें कि एक टेम्पलेट है जहां से आप बनी बनाई चीजें उठा लेते हैं। सपोज करें यहाँ पे मैं कहता हूँ बेटा आपने जो कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन याद करनी है। अब कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन फर्ज करें आपकी किसी बुक के अंदर मौजूद है, वहां से उठाते हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो, तो वो क्या है, एक टेम्पलेट है, यानी कि बनी हुई चीज है, उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा सा टच में रहे हैं तो मैं आपको प्रोग्रामिंग के हवाले से अगर बताऊं तो अब ये समझ लें जैसे आप लोग सी प्लस प्लस पढ़ के आए होंगे मोस्टली, तो सी प्लस के अंदर हम लोग हेडर फाइल्स का यूज कर रहे होते हैं, वो पिछले बनी बनाई होती हैं। इस तरह हम और भी बहुत ज्यादा सी आउट सीन, यानी कि जितनी भी हम लोग चीजें यूज कर रहे होते हैं वो सारी की सारी पहले से बनी बनाई होती हैं और उनको बनाने के पीछे एक फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, जिसे हम यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट या डॉट नेट फ्रेमवर्क यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, अब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पे फर्ज करें आपने कोई बटन वगैरह लगाना है, तो बटन के लिए वेबसाइटिंग के अंदर अगर बात करें, आप लोग थोड़े से वेबसाइट से फेमिलियर हो, तो वहां पे हम लोग हर एक चीज के लिए कोड करते थे, यानी कि टैग्स वगैरह यूज करके बटन खुद से मैनुअली बनाते थे। लेकिन जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं तो जो सारे का सारा कोड होता है वो जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो सारे का सारा कोड कॉपी पेस्ट हो जाता है। यानी कि अगर फर्ज करें आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सी शार्प क्या करेगी, सी शार्प आपको अलाउ करेगी, यहाँ पे ये बटन बना होगा, आपने जस्ट क्या करना है, आपने बटन का कोड नहीं लिखना, आपने इस बटन को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने कोड के अंदर और बस आपका कोड जो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। बस आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये सारे का सारा जो काम है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क करेगा। यानी कि ये कह लें कि डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका तकरीबन 85% कोडिंग का जो पार्ट है वो कंप्रेस कर देता है। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। अभी आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है यहाँ पे सिंपली इसको ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा थ्योरी की, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वीएस लिखते हैं और यहाँ पे एक्सप्रेस फॉर डेस्कटॉप ये आ जाएगा आपके सामने और इस तरह का इंटरफेस इसका आएगा।
ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पे सिंपली VLC शार्प के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बेसिकली यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोल को डिस्कस करता जाए कि कंसोल क्या होता है। बेसिकली कुछ भी नहीं है कंसोल। कंसोल एक जस्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट होती है या ब्लैंक पेज कह लेंगे जिसके ऊपर आपका सारे का सारा कोड जो होता है वो चल रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसको एक और होती है, ये कंसोल एप्लीकेशन होती है, एक GUI वाली एप्लीकेशन होती है जो आप C# के ऊपर बनाते हैं। उसके अंदर सारे जो है ना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप यूज कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे आप जैसे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ओके करता हूँ और आपको इसी के अंदर समझाता हूँ कि ये क्या चीज होती है। ये सर आपकी सारी की सारी जो है हेडर फाइल्स इसके अंदर खुद से इंक्लूड होके आ गई हैं और ये कंसोल एप्लीकेशन 3 यानी कि जो नाम हमने रखा था वो आ गया है और ये क्लास प्रोग्राम जो है वो यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है और ये आपका मेन मेथड है। ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो कंपाइलर है यानी कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि अगर ये इंस्टॉल हुआ तब भी ये काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कंसोल और कंसोल डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट के बाद राइट लाइन और राइट लाइन लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली एक सिंटेक्स जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। सो यहाँ पे जस्ट आपने डबल कोट लगाना है और यहाँ पे आपने इसके अंदर कोई भी अपनी लाइन जो लिख लेनी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू CS411। ठीक है। यहाँ मैंने 3 बार डाल दिए। अब यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन लगा देना है आपने। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो लिख ली है। अब स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसको कंसोल डॉट रीड लाइन करूंगा मैं और इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली इसको चेक कर लेना है स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके क्या ये काम कर रहा है आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए आ रहा है वेलकम टू CS411। ठीक है। यानी कि विजुअल प्रोग्रामिंग पे वेलकम कर रहा है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाएं, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप चले जाएं और यहाँ पे आप जाके अपना फोन साइज जो चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल रखना चाहें तो स्मॉल, मीडियम रखना चाहें तो मीडियम। इसके अलावा ये फॉन्ट वगैरह आपको यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं करना चाहते फिर भी कोई इशू नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो देखें ये साइज थोड़ा सा इंक्रीज होके आ रहा है। ठीक है। सो आप इस तरह के काम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ओके। सो अगर आपको ये चीज चल गई है, आपका कोड रन हो रहा है, तो समझिए आपका जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे और आगे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे कहता है जी वी कैन यूज C# फॉर बिल्डिंग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। कहता है जी हम C# को डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन जो है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक विंडोज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और गेमिंग एप्लीकेशन। यानी कि हम अलग अलग एप्लीकेशन के लिए जो है वो C# का यूज करते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ एक लैंग्वेज यानी कि C# के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब C# जो है क्योंकि ये डॉट नेट बेस के ऊपर बेस करती है, तो डॉट नेट बेसिकली तकरीबन 40+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है। तो अगर C# जो है वो डॉट नेट का पार्ट है तो मतलब कि वो जो 40 चीजें, जो 40 लैंग्वेजेस जो हैं जो डॉट नेट अलाउ कर रहा है वही अब C# अलाउ कर देगा। ठीक है ना, समझा रही बात की। चाहिए विंडोज एप्लीकेशन, ये तो कुछ 4 मैंने मेन लिखे है ना जो आप लोगों के सामने है। विंडोज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, इसके अलावा बहुत सी और चीजें हैं जो डॉट नेट फ्रेमवर्क अलाउ करता है जो आप विद द हेल्प ऑफ C# आप कर पाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ डॉट नेट फ्रेमवर्क की वजाहत की गई है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या करता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका बहुत ज्यादा कोड जो होता है वो कंप्रेस कर देता है। इसको प्रोग्रामर जो है वो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इस तरह डेवलप किया हुआ है कि आपको बस चीज को कॉल करना होता है, सारे का सारा कोड उसका ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। सपोज करें यहाँ पे लिखने कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर यहाँ पे मैं ये वाली जो हेडर फाइल इसको खत्म कर दूं यानी कि इसको कमेंट कर दूं या मैं आपको यहाँ पे इसको कट कर दूं, तो अभी अब यहाँ पे देखिएगा एरर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, समझा रही है आपको, यहाँ पे देखें एरर आ रहा है। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें ये आपको कहाँ से मिल रही हैं, ये आपको डॉट नेट जो है वो अलाउ कर रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अगर वो ना हो तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। वैसे इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पे लिख लें सिस्टम डॉट, अब भी ये काम कर जाएगा आपका। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे सिस्टम डॉट लिखेंगे तब भी आपका काम कर जाएगा डॉट। अब ये आप अभी आपका यहाँ पे देखेंगे एरर वगैरह खत्म हो गए हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिस्टम डॉट करने के बजाय आप, क्योंकि सिस्टम डॉट अगर आप करेंगे तो फिर आपको हर लाइन के ऊपर जो सिस्टम डॉट लगाना पड़ेगा। जब भी आप लाइन रीड करेंगे, जब भी आप राइट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कोड लेंथी होता जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट पे एक लाइन इंक्लूड कर लें यूजिंग सिस्टम यूजिंग और यहाँ पे सिस्टम जो लिख के सेमीकोलन लगा लें, डेट्स इट, आपको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है।
बहरहाल फिर मैं आपको एक बार रन करके दिखा दूँ इसको, मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है? सो अभी हमें ये समझ आ गई कि हम लोग सी शार्प किस लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, इसको हमें कैसे यूज़ करना है, इसको किसने बनाया है, ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं और पर्पज़ फॉर सी शार्प लैंग्वेज डेवलपमेंट ये भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट ये इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल में जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर जाके बताऊँगा ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो आप। अगर मैं आपको यहीं पे ज़्यादा थ्योरी बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाएँगे और आप बहुत सी चीज़ें जो है उसको स्किप कर चलिए आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, सी शार्प के अंदर फिर यूज़र को आउटपुट कैसे दिखाते हैं सी शार्प के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा और ज़्यादा चीज़ें मैं डिटेल के अंदर उसके अंदर बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।